हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 18 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और एग्जाम गुरुजी ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की लेटेस्ट सीरीज है, 249 में उपलब्ध है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के लिए आपके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एमपीपीएससी के लिए हिंदी और इंग्लिश माध्यम में नोट्स अवेलेबल है और एमपीपीएससी प्री का फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है और ये जारी किया गया खाद्य और कृषि संगठन के लिए। दूसरा प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अक्टूबर को। तीसरा प्रश्न है कि भारत सरकार का भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो ये 2022 तक का है। चौथा प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा दिया गया है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने। पांचवा प्रश्न है कि किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित की हैं? ये 8 फसलों की 17 किस्में हैं। सातवां प्रश्न है कि भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इनका नाम था भानु अथैया। और आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के महाकवि अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है? ये केरल के महाकवि कहे जाते थे। नवा प्रश्न है कि किस प्रदेश ने राज्य के हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला किया है? और ये फैसला उत्तर प्रदेश ने किया है। और 10वां प्रश्न है कि कहाँ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? और इस अभियान की शुरुआत की गई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उनके द्वारा कपिला कलाम अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये आप याद रखेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये क्या है कपिला कलाम योजना, इसकी जानकारी ले लीजिए। मिशन तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने 15 अक्टूबर याद रखिएगा, कलाम साहब का जन्म दिवस होता है। याद रखना आपको कि कलाम साहब का जन्म दिवस होता है। तो 15 अक्टूबर 2020 को बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम के लिए शुरू किया है एक अभियान जिसका नाम है कपिला अभियान। कपिला का फुल फॉर्म क्या बनेगा? कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो ये आप याद रखेंगे। अभियान के माध्यम से क्या होगा? सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी कि किस प्रकार से जो आविष्कार किए जाते हैं उनके पेटेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है और पेटेंट से क्या क्या लाभ होते हैं। शिक्षा मंत्रालय जो है वो पेटेंटिंग में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच एक बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह भी मनाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो इस बार 2020 की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, ये इस बार किसकी थीम है? और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 1992 को 17 अक्टूबर को ही गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी है। तो इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई? तो भारत और चिली के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। चिली एक दक्षिण अमेरिका के देश है। बात इसकी डिटेल में देख लीजिए क्या है। तो भारत और चिली के बीच 16 अक्टूबर को संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई और इसमें दोनों देशों ने किन किन विषयों पर बात की है? तो व्यापार वाणिज्य, कृषि,
स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा और अंतरिक्ष, इस प्रकार के क्षेत्रों में दोनों देशों के जो संबंध है वो आगे बढ़े, उनको नई गति मिले, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात हुई है। इस वर्चुअल बैठक की जो सह अध्यक्षता की गई भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चिली के विदेश मंत्री आंद्रेस अलामेंड जावाला इनके द्वारा की गई। चिली क्या करने वाला है, तो चिली मुंबई में एक महावाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। बात करें चिली की, तो यहाँ की राजधानी सेंटियागो है, राष्ट्रपति यहाँ के इवान ड्यूक है और मुद्रा यहाँ की पेसो है। मैप में मैं आपको अब चिली लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको चिली जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे, ये अरब देशों को क्रॉस करेंगे, अफ्रीका क्रॉस करेंगे, अटलांटिक महासागर क्रॉस करने के बाद आप पहुंचेंगे ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का देश दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये रेड कलर का देश ही कौन सा है ये आपको याद रखना है। ये रेड कलर का देश चिली है। चिली की राजधानी क्या है, तो ये सैंडियागो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये चिली की राजधानी है। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से एक, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो उसके इस तरफ यानी उसका जो तटीय क्षेत्र है प्रशांत महासागर की तरफ लगा हुआ ये चिली है। नीचे की तरफ देखेंगे तो चिली की सीमा पूरे जो अर्जेंटीना है उसके पैरेलल होते हुए इस तरह बोलीविया, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो पेरू के साथ में लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन की पार्टी ने चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, और ये जीत हासिल की है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन इनके द्वारा आम चुनाव जीत लिया गया है, और इस चुनाव में आर्डन की जो लेबर पार्टी है उसको काफ़ी बड़ा बहुमत मिला है। इनकी पार्टी को करीब 87% वोट मिले हैं, और 87% वोट डाले थे, उनमें से 49% इस पार्टी को वोट मिले हैं। और 1930 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में इस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले हैं, इस बार के आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में कोविड-19 के ऊपर जो काम किया है इन प्रधानमंत्री के द्वारा, इसकी काफ़ी चर्चा है, और न्यूजीलैंड के तो लोग वहाँ उससे खुश हैं ही, दुनिया भर में भी इनके कदमों को काफ़ी सराहा गया है। चलिए बात करते हैं अब हम न्यूजीलैंड की। इसकी राजधानी वेलिंगटन है, प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन है, और मुद्रा यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर है। मैप में मैं आपको न्यूजीलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ से हमारे भारत से अगर आपको न्यूजीलैंड पहुँचना है तो नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ मूव करना पड़ेगा, और दक्षिण में देखेंगे ये हिंद महासागर को क्रॉस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो दक्षिणी पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर है उसमें देखेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में आप देखेंगे तो ऊपर का जो द्वीप है उत्तर में स्थित है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, ये आप याद रखेंगे। और वेलिंगटन राजधानी एक ऐसी राजधानी जो दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी है, यानी दुनिया में सबसे दक्षिणी पर स्थित, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित राजधानी कोई है तो वो वेलिंगटन है। आसपास कौन कौन से देश हैं, तो इस तरफ एकमात्र देश इसके साथ ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आया, उसके से पहले में कुछ और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है पिछले कुछ समय में, उनके बारे में बता दूं तो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने विशार खसावनी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया। उसके अलावा बेल्जियम ने जो निवर्तमान वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, इनको प्रधानमंत्री बनाया। जापान में योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया में जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही के द्वारा मोहम्मद हुसैन रोबेल को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। और फ्रांसिस्को पायल एशेगुए ओबामा एसुए, इनको तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया है। बात करेंगे अब पांचवें प्रश्न की कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत इसमें जो है 94वें नंबर पर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि भारत के आसपास वाले देशों की स्थिति क्या है, भारत पिछले साल किस कंडीशन में था, इस बार क्या चेंज हुआ है। तो भारत वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची जारी की गई है, और इन 107 देशों में 94वें स्थान पर है, आप याद रखेंगे। और भूख की गंभीर श्रेणी में भारत आता है, राइट। पिछले साल 117 देशों की सूची जारी हुई थी, और 117 देशों की सूची में भारत जो था वो 102वें नंबर पर था। तो याद रखना पिछली बार की अपेक्षा 10 देशों के कम नाम है इसमें। तो भारत की रैंकिंग अगर आपको दिखा रहा है कि काफ़ी कम आ गई है, तो अगर 10 देशों को हटा दें तो ये बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। इस सूची में भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे श्रीलंका है वो 64वें नंबर पर है, नेपाल 73वें नंबर पर है, बांग्लादेश 75वें नंबर पर है, म्यांमार 78वें नंबर पर है, और पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो ये 88वें नंबर पर है।
तो भारत के लिए काफ़ी बड़े शर्म की बात है कि जितने भी भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, भारत उनसे पीछे है। इसमें शीर्ष रैंक पर कौन है? तो चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा, कुवैत, इससे 17 देश हैं जो इस रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की करीब 14% आबादी जो है कुपोषण की शिकार है। तो ये 14% को अगर आप देखेंगे, ऐसे में ये छोटा सा आपको अंक दिखाई देगा, लेकिन 14% को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो 130 करोड़ लोगों में से आपसे पूछा गया है। 130 करोड़ में से अगर आपसे पूछा जाए तो करीब ये 13.5 करोड़ हो जाता है, राइट। 13.5 करोड़ हो जाता है। तो ये आप याद रखें कि बहुत बड़ी गणना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की ही जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़, राइट। केवल मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 7 करोड़। तो 2 मध्य प्रदेश जितने लोग पूरे भारत के अंदर कुपोषण के शिकार हैं। बात पिछले करंट अफेयर की करें, जो दूसरे इंडेक्सेस जारी हुए हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा CRI सूचकांक जारी किया गया था। इसमें भारत 129वें स्थान पर है। ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स में भारत 105वें नंबर पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत 57वें नंबर पर है। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 181 देशों में से 89वें नंबर पर है। और विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें नंबर पर है। जबकि वैश्विक नवाचार सूची में भारत जो है 48वें नंबर पर है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? और ये नियुक्त किए गए हैं विशाल वी शर्मा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विशाल वी शर्मा, इनको राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र और शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और ये भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये जावेद अशरफ की जगह इन्होंने ली है। बात यूनेस्को की करें, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी, और स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। सातवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस लेखक की पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोगिंग्स को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा? और ये जो पुस्तक है ये शशि थरूर की पुस्तक है, कांग्रेस के नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लेखक और राजनीतिज्ञ हैं शशि थरूर। इनकी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोगिंग्स, इसका विमोचन नवंबर 2020 में होना है। और ये उनकी पुस्तक आई थी पहले, वाई आई एम अ हिंदू, उसी का विस्तार दिया गया है इसमें। ये राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवतावाद, लोकतंत्र और उसकी उत्पत्ति के विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ देती है कि आखिर ये सारी चीज़ें जो राष्ट्रवाद की चीज़ें हैं, देशभक्ति, मानवतावाद है, ये इतिहास में कहाँ कहाँ और भी दी गई हैं। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर की और बुक्स की, तो इतिहासकार रोमेला थॉपर, इनकी पुस्तक वॉइस ऑफ डिसेंट्स, ये जो है जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। इसके अलावा रामचंद्र गुहा की नई पुस्तक है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सबल एंड सोफोस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमनकाइंड। इसके अलावा चेतन भगत की एक पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर, इस पुस्तक को ही हाल ही में विमोचित किया गया है। बात करेंगे आठवें प्रश्न की कि किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया? तो कपिल देव कामत जो थे वो बिहार के पंचायती राज मंत्री थे। कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जनता दल यूनाइटेड, यानी कि JDU, इसके वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत, इनका निधन हो गया कोविड-19 के चलते। और बिहार में ये पंचायती राज मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मधुबनी जिले के बिहार में बाबुर बरही विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक भी थे। बात करें बिहार की, तो मैप में देख लीजिए, ये बिहार है। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये राज्य है। पटना यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 175 सीटें हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये आप याद रखेंगे। अब बढ़ेंगे पिछले करंट अफेयर में बिहार की तरफ, या और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी तरफ। तो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं रामविलास पासवान, ये भी बिहार से रिलेटेड थे, इनकी मृत्यु हो गई। और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह, 27 सितंबर को लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। इसके अलावा रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, इनका कोरोना के कारण निधन हो गया है। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि लॉसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में
जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई? तो लगभग 10 साल भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है पिछले 20, 25, 30 सालों में, और ये बढ़कर हो गई है 70.8 साल। यानी कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि किसी देश में जीने वाला व्यक्ति औसत रूप से, उसको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है तो औसत रूप से वो कितना जिएगा। किसी प्रकार की समस्या मतलब एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होती है तो सामान्य रूप से वो इतने साल जीता है। ये भारत की जीवन प्रत्याशा है। अब देख लीजिए, तो लॉस एंड मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीवन प्रत्याशा है 1992 में हुआ करती थी 59.6, और इससे बढ़कर 2019 में कितनी हो गई? तो 70.8 हो गई। यानी 60 से 70 लगभग 10 वर्ष की हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। और केरल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा यही है, करीब 77.3 साल। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्यु के जो शीर्ष 5 जोखिम कारक हैं, पहला कारक जिससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वायु प्रदूषण होता है, करीब 7 मिलियन, 1 मिलियन का बराबर होता है 10 लाख, यानी 70 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। उच्च रक्तचाप की अगर आपसे बात की जाए तो उच्च रक्तचाप जो है, इससे हाई बीपी से करीब 1.47 मिलियन लोग मरते हैं, राइट। तंबाकू के उपयोग से करीब 1.23 बिलियन या लोग मर जाते हैं। खराब आहार के कारण, यानी आहार तो मिला लेकिन खराब आहार के कारण 1.18 मिलियन, याद रखिएगा 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख, यानी कि करीब 11 लाख लोग मर जाते हैं किससे? खराब आहार से। और उच्च रक्तचाप से ही भी करीब 11 लाख लोग, यानी 1.12 मिलियन लोग मर जाते हैं। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि किस देश के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और ये थे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और 36 वर्ष के हैं। पाकिस्तान के लिए इन्होंने 47 टेस्ट मैचेस, 130 वनडे और 60 T20 मैचेस खेले हैं। इनके द्वारा 2003 में वनडे में पदार्पण किया गया था। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एसबीआई के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार खारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। जिन्होंने सही उत्तर दिया उनको बधाई, जो उत्तर नहीं देते उनसे निवेदन कि आप जरूर उत्तर दिया करें। अब आज का हमारा सवाल है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें कौन सा संगठन है जिसको ये पुरस्कार दिया जाना है। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।